विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार यूएसए। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, जिसमें अनुमानित 18 मिलियन टन लिथियम है। साल्टन सागर क्षेत्र में कुल संसाधनों से 3400 किलो टन से अधिक लिथियम का उत्पादन किया जा सकता है, जिसका मूल्य $540 बिलियन तक है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 375 मिलियन से अधिक बैटरी बनाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देश हैं चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। वहीं सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन हैं। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया से बना लिथियम त्रिकोण विश्व के ज्ञात लिथियम का आधा हिस्सा है। समुद्र से महंगी धातुएं निकालने के लिए नॉर्वे को मंजूरी। 10 जनवरी 2024 को नॉर्वे की संसद ने डीप सी माइनिंग को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत मोबाइल, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए अब समुद्र तल से कोबाल्ट, कॉपर और जिंक जैसी धातुएं और खनिज निकाले जाएंगे। नॉर्वे की संसद के इस निर्णय के बाद इन्वायरमेंट रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डीप सी कमर्शियल माइनिंग से बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, मरीन लाइफ को खतरा उत्पन्न होगा। माइनिंग शुरू होते ही नॉर्वे दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने समुद्र से महंगी धातुएं निकालने की अनुमति दी है। इस मंजूरी के बाद अब कंपनियां डीप सी माइनिंग के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके बाद माइनिंग शुरू की जा सकेगी। यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) ने अब तक सिर्फ रिसर्च के लिए 14 देशों को डीप सी को एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी है। इन देशों में भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राज़ील, जापान, जमैका, नाउरू, टोंगा, किरिबाती और बेल्जियम शामिल हैं। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र में काम करने की तकनीक विकसित करना है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर इकोवास से बाहर। एक आश्चर्यजनक कदम के तहत पश्चिमी अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो, माली और नाइजर में सैन्य शासन ने सदस्य राज्यों के लिए खतरा बताते हुए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है। इकोवास एक क्षेत्रीय संगठन है जो इन तीनों देशों में तख्तापलट का विरोध कर रहा है और लोकतंत्र की अपील कर रहा है। जिहादी हिंसा और गरीबी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। साहेल राष्ट्रों के वर्तमान तख्तापलट के बाद इकोवास के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। तीनों देशों के नेताओं ने प्रतिबंध लगाने में तर्कहीन और अस्वीकार्य रुख के लिए इकोवास की आलोचना करते हुए संप्रभु निर्णय के रूप में अपनी वापसी को उचित ठहराया। उन्होंने अपने रुख को मजबूत करने के लिए अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का गठन किया। संगठन से बाहर हुए 3 देशों ने संयुक्त बयान में इकोवास पर जिहादी खतरों से निपटने में सहायता करने में विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया गया कि विदेशी शक्तियों से प्रभावित होकर यह गुट अपने संस्थापक सिद्धांतों से भटक गया है। लागोस संधि पर हस्ताक्षर के बाद 1975 में स्थापित इकोवास 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों, वर्तमान में 12 का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें 5.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र और 424 मिलियन से अधिक की आबादी है। इकोवास का लक्ष्य एक पूर्ण आर्थिक और व्यापारिक संघ का निर्माण करके एक बड़ा व्यापार ब्लॉक तैयार कर अपने सदस्य राज्यों के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया
डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता की इस दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का अनावरण किया, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ। किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति शादिर जापारोव ने 30 दिसंबर 2023 आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए पैंथेरा ऑनसिया को किर्गिज गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ प्राचीन किर्गिज संस्कृति में एक टोटेम जानवर रहा है जो पौराणिक मानस से जुड़ा हुआ है। किर्गिस्तान वैश्विक वन्यजीव संरक्षण पहल में सक्रिय भूमिका निभाता है। 2013 में विश्व हिम तेंदुआ संरक्षण फोरम में हिम तेंदुआ संरक्षण पर बिश्केक घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। बिश्केक घोषणा को 12 हिम तेंदुए वाले देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपनाया है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में विश्वास के पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के साथ भू राजनीति, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा की गई। भारत ने शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास श्वाब ने भारत की इस पहल को पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनाने की पेशकश की। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 जनवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में 2023 के लिए यात्रा रुझानों का मूल्यांकन करते हुए इस इंडेक्स में दुनिया भर के 387 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में शहरों में भीड़-भाड़, औसत यात्रा समय, भीड़-भाड़ के समय का प्रभाव और इसके पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मानकों को शामिल किया गया है। यह इंडेक्स ड्राइविंग लागत को भी ट्रैक करता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार लंदन अभी भी दुनिया का सबसे धीमा शहर बना हुआ है। यहाँ पर सामान्य 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए औसत समय 37 मिनट 20 सेकेंड है। इस सूचकांक में लंदन के बाद क्रमशः डबलिन आयरलैंड, टोरंटो कनाडा, मिलान इटली और लीमा पेरू का स्थान है। सूचकांक के अनुसार दुनिया भर के 80 अन्य शहर हैं जहां 10 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में 20 मिनट से अधिक समय लगता है। टॉम की इस रैंकिंग में भारतीय शहर बेंगलुरु, मुंबई और पुणे ने भी स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर भीड़-भाड़ वाले शहरों में छठे स्थान पर है। पुणे की रैंकिंग 7वीं है। सिटी सेंटर रैंकिंग में शामिल शीर्ष 10 देश लंदन यूके 10 किलोमीटर की यात्रा का समय 37 मिनट 20 सेकेंड, इबलिन 29 मिनट 30 सेकेंड, टोरंटो 29 मिनट, मिलान इटली 28 मिनट 50 सेकेंड, लीमा पेरू 28 30 सेकेंड, बेंगलुरु भारत 28 मिनट 10 सेकेंड, पुणे भारत 27 मिनट 50 सेकेंड, बुचारेस्ट रोमानिया 27 मिनट 40 सेकेंड, मनीला फिलीपींस 27 मिनट 20 सेकेंड और ब्रसेल्स बेल्जियम 27 मिनट। टॉम की सिटी रैंकिंग में नई दिल्ली 44वें और मुंबई 54वें स्थान पर हैं।
19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम नॉन अलाइन मूवमेंट शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। युगांडा ने 2024 से 27 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया। 18वां नाम शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2019 से 23 तक नाम की अध्यक्षता अजरबैजान के पास थी। शिखर सम्मेलन के समापन पर कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इन्होंने गाजा में मानवीय संकट में तत्काल राहत पर जोर देते हुए पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का एक गठबंधन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद नाम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नाम के पास कोई अस्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। वर्तमान में नाम में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन है। विलियम लाई चिंग ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित है। चीन के विरोध के बाद भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के विलियम लाइचुंग 40.05% मतों के साथ ताइवान के राष्ट्रपति 13 जनवरी 2024 को निर्वाचित हुए। चीन ताइवान को अपना ही क्षेत्र मानता है। विलियम लाइचिंग 2020 से ताइवान के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह ताइवान की वर्तमान और पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन की जगह लेंगे, जो पिछले 2 कार्यकाल 2016 से इस पद पर कार्यरत हैं। वहाँ एक ही नेता के राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल की व्यवस्था नहीं है। औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह 20 मई 2024 को ताइवान में आयोजित किया जाएगा और लाई चिंग 4 साल 2028 तक के लिए इस पद पर आसीन होंगे। चुनाव में लाई चिंग को 40.1% वोट मिले, जबकि कुओमिंतांग केएमटी पार्टी से ताइपे के मेयर हुओ युई को केवल 33.5% वोट तथा ताइवान पीपुल्स पार्टी के कोवेन जे को 26.5% वोट मिले। ताज़ा चुनाव ने डीपीपी को ताइवान में लगातार 3 कार्यकाल सुरक्षित करने वाली पहली पार्टी बना दिया है। डीपीपी शुरू में 2016 में साई इंग वेन की अध्यक्षता में सत्ता में आई थी। दूसरा कार्यकाल 2020 से 24 तक था। विलियम लाई चिंग को 2010 में ताइवान विशेष नगरपालिका के पहले मेयर के रूप में चुना गया था। वह जनवरी 2023 से डीपीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। इस चुनाव के लिए अमेरिकी कार्यालय में कार्यरत रही बी खीम अब आदेश की उपराष्ट्रपति बनेंगी। कार्बो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। जनवरी 2024 में की गई एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर कार्बो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। इस उपलब्धि के बाद कार्बो वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है।
कार्बो वर्डे का प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर उन 43 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में मान्यता दी है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मालदीव 2015 और श्रीलंका 2016 को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, जबकि भारत अभी इस तरह के प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम का प्रदर्शन करता है। दक्षिण कोरिया में 110 वर्ष बाद कुत्ते के मीट पर प्रतिबंध। 9 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरिया की संसद में कुत्ते की मीट पर प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास हो गया है। इस कानून के पक्ष में 208 सांसदों ने मतदान किया, जिसके विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। संसद से पारित नए कानून में कई धाराएं हैं जिनको पूरी तरह से वर्ष 2027 तक प्रयोग में लाया जाएगा। दक्षिण कोरिया में डॉग मीट खाने की परंपरा 110 साल पुरानी है। नए कानून लागू होने के बाद डॉग ब्रीडिंग, स्लॉटर हाउस के साथ ही डॉग्स को बेचने और इनका मीट खाने पर रोक लग जाएगी। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसे 3 साल जेल या जुर्माना देना होगा। नए स्लॉटर हाउस और डॉग फार्म्स पर तुरंत रोक लगा दी गई है। कुत्ते के मांस का व्यापार करने वाले व्यापारियों को राहत देते हुए नए कानून में 30 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। इस कारोबार से जुड़े लोग इन 3 सालों में किसी दूसरे व्यवसाय या नौकरी को चुन सकते हैं, जिसमें सरकार भी मदद करेगी। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के मुताबिक साउथ कोरिया के अलावा चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया सहित भारत के नागालैंड में भी कुत्ते के मीट का व्यापार होता है। तुर्की ने स्वीडन के नाटो सदस्यता के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तुर्की की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संस्था के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य होगा। तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी एकमात्र नाटो सदस्य देश है जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। तुर्की ने 2022 में पहली बार स्वीडन के पहले आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी। नाटो की सदस्यता के तहत सभी सदस्य देशों को गठबंधन में शामिल करने के लिए उस आदेश के आवेदन को मंजूरी देनी होती जिसने सदस्यता के लिए आवेदन किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। नाटो का मुख्य सैन्य मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो गठबंधन में 31वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश। फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। फ्रांस ने यूरोपीय संघ की डिजिटलीकरण योजनाओं के अनुरूप कदम उठाते हुए 70,000 फ्रेंच शेंगेन वीज़ा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया को स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2024 से ओलंपिक वाणिज्यिक दूतावास प्रणाली का संचालन शुरू किया, जो 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए वीज़ा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित है। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ ने शेंगेन वीज़ा को डिजिटल बनाने की योजना की घोषणा की थी। शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 23 के साथ साथ संबंध पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल हैं।
वैध बहुप्रवेश शेंगेन वीजा रखने वाले एथलीटों और अधिकारियों को अलग से फ्रेंच शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे अपने मौजूदा वीजा का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन। 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। इसी दिन ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए, जिसके बाद ब्रिक्स समूह 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग के 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ही जेवियर मिलेई ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर झुकाव व्यक्त करते हुए ब्रिक्स को वामपंथी देशों का संघ करार दिया था। ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में इसकी स्थापना के समय इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। रूस के कजान में अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 30 नवंबर से 13 दिसंबर पूर्व में निर्धारित 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जबीर ने किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन अधिक चले सम्मेलन के आखिरी दिन 13 दिसंबर को लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। वे जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने पर सहमत हुए और यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो तेल युग के अंत का संकेत देता है। 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए COP28 समझौते का समर्थन किया। प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर व्यवस्थित, न्यायसंगत तरीके से संक्रमण करने का आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, कोयला कटौती के प्रयासों में तेजी लाने और कार्बन कैप्चर जैसे प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया। भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत है और वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया, जिसे बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित है। विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करना। अनअबेटेड कोयला ऊर्जा के चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना। शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना। शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना। COP28 के महत्वपूर्ण बिंदु। जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किया गया हानि एवं क्षति कोष।
कॉप के पहले दिन लागू कर दिया गया। देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। हरित जलवायु कोष के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता। अल्प विकसित देशों के कोष और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष के लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं। विश्व बैंक द्वारा जलवायु संबंधी परियोजनाओं 2024 और 25 के वित्तपोषण के लिए सालाना 9 अरब डॉलर की वृद्धि। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 120 देशों ने COP28 UAE जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटते समय खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि, खाद्य एवं जलवायु पर COP28 UAE घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तात्कालिक प्रभाव से शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए 66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। आर्मेनिया द्वारा COP29 की मेजबानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान को साल 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले COP29 सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया है। वहीं 2025 में ब्राज़ील ने अमेजन में COP30 की मेजबानी करने की पेशकश की है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस दुबई COP28 में लॉन्च। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और अमेरिका ने GRCA को अपना समर्थन दिया। NMCG द्वारा गठित नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं। इसमें नीदरलैंड से डेन हॉग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के इस्जोल नोक जैसे नदी शहरों ने एक साझेदारी की। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB और KPMG जैसे ज्ञान प्रबंधन संस्थानों जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने भी साझेदारी में प्रवेश किया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 11 देशों में 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GRCA का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। यह गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस पर बनाया गया है। दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुबई में संपन्न COP28 कार्यक्रम के दौरान घोषित यह निर्णय अपने शहरी क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना है। 2020 में स्थापित यह अभियान जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने वाली रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। C-क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
यह ढांचा एक अभूतपूर्व शहर मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय शहरों के लिए विशिष्ट जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में सी क्यूब CFAF ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों के मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। मूल्यांकन में शहरी नियोजन, हरित आवरण, जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन गतिशीलता, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। अनुमानतः 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में निवास करेगी। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी मामलों पर एक डेटा रिपोर्ट जारी किया है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। कोविड-19 के बाद 2022 में एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। कोविड-19 से पहले यह संख्या वर्ष 2019 में 7.1 मिलियन था। वर्ष 2020 में 5.8 मिलियन थी। वर्ष 2021 में यह संख्या 6.4 मिलियन थी। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मौत हुई। वर्ष 2020 और 21 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाले मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीबी समाप्ति रणनीति अर्थात वर्ष 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% की कमी करने वाले लक्ष्य से बहुत दूर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों की जानकारी एकत्र करने को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। वर्ष 2022 में वर्ष 2015 की तुलना में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट की गति 8.7% से लगभग दोगुनी है। इस अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 से 9.94 लाख से घटाकर वर्ष 2022 में 3.31 लाख कर दिया। यह एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए रखा है। सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंक मिली है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन करता है। 90% ग्रीन हाउस गैसें इन देशों से उत्सर्जित होती हैं। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका 57वें स्थान पर है। CCPI रैंकिंग में भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान पर से 2023 में 7वें स्थान पर पहुंचना महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आज तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया। जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉडल एलएलएम है। इसे डेटा सेंटर्स और इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा के लामा 2 से है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एआई रिसर्च यूनिट डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया चैटबॉट बोर्ड भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 है। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को स्थान मिला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें नंबर पर हैं। पिछले साल वे सूची में 36वें स्थान पर थीं। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 70वें तथा बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। राजनेताओं के साथ बिजनेस हस्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण को छोड़कर भारत की अन्य 3 महिलाएं बिजनेस वुमेन हैं। हर साल जारी होने वाली फोर्ब्स की सूची में 4 प्रमुख मैट्रिक्स पैसा, मीडिया प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। दुनिया की शीर्ष 10 ताकतवर महिलाएं। उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ से हैं वो, और दूसरा क्रिस्टीन लेगार्ड अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तीसरा कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की। चौथा जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM। पांचवा टेलर स्विफ्ट संगीतकार है। छठा करीन लिंच CEO है TVS की, CEO है CVS की। जेन फ्रेजर CEO है सिटी की। अबीगैल जॉनसन CEO है फिडेलिटी की। मैरी बर्रा CEO है जनरल मोटर्स की। मिलिंडा गेट्स बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने अपनी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में भारत को 64वां अर्थव्यवस्था में 49वें स्थान पर रखा गया है। 64 अर्थव्यवस्था में भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के क्षेत्र में पीछे रह गया है। WDCR एक व्यापक मूल्यांकन है जो दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के बीच देश डिजिटल परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। IMD द्वारा तैयार रैंकिंग व्यवसाय, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख पालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने के लिए क्षमता और तत्परता को मापती है। रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा।
इसने डिजिटल राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इसने तीनों श्रेणियों नॉलेज, प्रौद्योगिकी और भविष्य तत्परता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीदरलैंड 4 स्थान की छलांग लगाकर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जबकि सिंगापुर ने रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक में डेनमार्क चौथे और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। भविष्य की तैयारियों और प्रौद्योगिकी कारकों में गिरावट के कारण डेनमार्क चौथे स्थान पर खिसक गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर आ गया है। विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुबंधों के लागू करने, वायरलेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के में भारत 50वें स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में अंतिम 64वें स्थान पर वेनेजुएला है, वहीं 63वें स्थान पर मंगोलिया, 62वें पर कोलंबिया, 61वें पर अर्जेंटीना और 60वें पर बोत्सवाना है। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम JT60AS-SA है। इस परमाणु फ्यूजन संयंत्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। अगर JT60SA के परमाणु फ्यूजन से साफ सुथरी बिजली पैदा होती है तो आने वाले समय में ये एक बेहतरीन प्रदूषण मुक्त तरीका सिद्ध होगा। यह फ्यूजन रिएक्टर लगभग 6 मंजिला ऊंचा है, जिसमें डोनट के आकार का वेसल है जिसे टोकामाक नाम से जाना जाता है। टोकामाक के भीतर ही तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है, जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया है। इसमें हाइड्रोजन केंद्र के हीलियम से मिलान के बाद बहुत अधिक मात्रा में रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन होता है। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सूरज में होती है। इस प्रोजेक्ट पर 500 वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिसे यूरोप और जापान की करीब 50 कंपनियों से लाया गया है। जापान का JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया का सबसे एडवांस टोकामाक है, जो आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली परमाणु संयंत्र बनाने में लगा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर नाम दिया गया है। हालांकि यह परियोजना तय बजट से ऊपर चली गई है। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बनने में सफल हुआ। अंकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसे अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर वाट ने लगभग 500 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। कंबोडिया में स्थित यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं, जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था और यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी में स्पष्ट है, जो कि हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है।
ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023। विश्व के 5 प्रमुख देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल हुए। इनके अतिरिक्त 67 अन्य देशों के नेताओं को भी मेजबान दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित किया गया था। इनमें इन राष्ट्रों के प्रमुख भी शामिल थे, जिन्हें नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया जाना था। पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के अतिरिक्त ब्रिक्स का विस्तार इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। सदस्य देशों की आपसी सहमति से 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इनमें अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। इससे ब्रिक्स की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया घोषणा पत्र में आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को अस्वीकार करते हुए आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विस्तृत सुधार कर सुरक्षा परिषद में भारत व कुछ अन्य देशों की भूमिका सुनिश्चित करने की अपील भी घोषणा पत्र में की गई है। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन व उससे संबंधित कुछ अन्य सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजित किए गए। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की शिखर बैठकें एवं आसियान +3 बैठक, चीन, दक्षिण कोरिया व जापान के साथ आसियान की शिखर बैठक आदि इन अन्य बैठकें शामिल थीं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक में वह प्रतिवर्ष हिस्सा लेता है। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड व वियतनाम शामिल हैं तथा तिमोर लेस्टे को हाल ही में इसका 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित थे। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता अब फिलीपींस को सौंप दी गई है। संगठन के नए प्रस्तावित 11वें सदस्य तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री सनाना गुसमाऊ ने भी पर्यवेक्षक की हैसियत से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और 2024 तक तिमोर लेस्टे ईस्ट तिमोर की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर यह आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य था 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 7 सितंबर को आसियान के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत की।
डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग व विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा उन्होंने की। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया। भारत व आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए भी पहली बार साझा घोषणा पत्र इस शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में की। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की ही अध्यक्षता में सम्मेलन में आसियान राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व जहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किया, वहीं चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली क्यांग सम्मेलन में शामिल रहे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि में ही सबका हित बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता बताई जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि अनक्लॉज सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हों तथा जहां नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता हो और जहां के सभी के लाभ के सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो। जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, भोजन, स्वास्थ्य व ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख भारतीय प्रधानमंत्री ने किया। पूर्वी एशिया सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 34 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी है। पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक व आर्थिक संपन्नता के लिए सहयोग संवर्धन इनमें शामिल है। भावी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे क्षेत्र को विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहमति भी इनमें शामिल है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2023 से 2028 तक के एक एजेंडे को अंतिम रूप इसमें दिया गया है। आगामी 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की मेज़बानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। उसी समय आसियान के साथ भारत का 71वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। आसियान का आगामी 44वां शिखर सम्मेलन लाओस की मेज़बानी में ही अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित है, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जहां स्विट्जरलैंड 67.8 सूचकांक स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश अंगोला का इस सूचकांक में सबसे निम्न 132वां स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 40वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में 46वीं रैंक प्रदान की गई थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की
दृष्टि से भारत में नवाचार की स्थिति में सुधार का क्रम विगत 7-8 वर्षों में लगातार ही बना हुआ है। भारत के लिए 2023 में यह सूचकांक 38.1 है, जो पिछले वर्ष 2022 में 36.6 था। इस प्रकार 40वें स्थान पर बरकरार रहने के बावजूद सूचकांक में सुधार भारत के मामले में हुआ है। 2015 में 141 देशों की सूची में 81वां स्थान भारत का था, जो 2016 में 66वां, 2017 में 60वां, 2018 में 57वां, 2019 में 52वां, 2020 में 48वां, 2021 में 46वां रहने के बाद 2022 व 2023 में अब 40वें स्थान पर है। इनोवेशन के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश आदि में स्थिति काफ़ी खराब है। चीन के लिए यह सूचकांक इस वर्ष 55.3 आकलित है तथा रैंकिंग में उसका 12वां स्थान है। पिछले वर्ष 2022 में इस मामले में चीन की रैंकिंग 11वीं व 2021 में 12वीं थी। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है: चीन 12वां रैंक, भारत 40, पाकिस्तान 88, श्रीलंका 90 और बांग्लादेश को 5वां रैंक और नेपाल 108वां रैंक है। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। उसके लिए यह सूचकांक 67.6 इस वर्ष आकलित किया गया है। इस मामले में दूसरा व तीसरा व चौथा स्थान क्रमशः स्वीडन, अमेरिका व यूके का है। इस मामले में अगले 6 स्थान क्रमशः सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क व दक्षिण कोरिया के हैं। अन्य प्रमुख देशों में फ्रांस का 11वां व जापान का 13वां स्थान इस रैंकिंग में है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा अमेरिका, चौथा यूके, 5वां सिंगापुर। नाइजर का वह 130वां स्थान बुरुंडी का इस वर्ष की रैंकिंग में है। मैं भूल ही गया था, सिंगापुर का है। ये देशों की इस रैंकिंग में सबसे निचला 132वां स्थान अंगोला का है, जिसके लिए यह सूचकांक 10.3 आकलित है। इससे ऊपर 131वां स्थान नाइजर का व 130वां स्थान बुरुंडी का इस वर्ष की रैंकिंग में है। और सूचकांक 2023 में शामिल निम्नतम 5 देश: 128 गुनिया, 129 माली, 130 बुरुंडी, 131 नाइजर, 132 अंगोला। नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलता के आकलन हेतु यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी व इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हुए की जाती है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष, IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मानकों का प्रयोग इस सूचकांक के आकलन के लिए किया जाता है। इस सूचकांक का मान 0 से लेकर 100 के बीच होता है तथा सूचकांक का अधिक होना उन देशों में स्थिति के बेहतर होने का संकेत है। 80 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाने वाला यह सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था की नवाचार की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों में निवेश हेतु तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की।
सूचकांक में भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर है। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर वर्ष 2023 में 45.9 हो गया है। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में 85 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ नीदरलैंड शीर्ष पर और उसके बाद आइसलैंड 83.5 और डेनमार्क 81.3 का स्थान है। 42.3 के न्यूनतम सूचकांक मूल्य के साथ अर्जेंटीना 47वें स्थान पर है। MCGPI विश्व में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों को मापता है और प्रत्येक प्रणालियों में कमियों को उजागर कर सुधार के संभावित क्षेत्रों में सुझाव देता है। वर्ष 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 नए देशों बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल। विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सितंबर 2023 में जारी की गई। 108 देशों क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय इस वर्ष की रैंकिंग में शामिल हैं, जिनमें भारत के 91 विश्वविद्यालय संस्थानों का स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष यह संख्या 75 थी। टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 स्थानों पर रहने वाले विश्वविद्यालयों संस्थानों में 7 अमेरिका के तथा 3 ब्रिटेन के हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA और येल यूनिवर्सिटी USA। टाइम्स रैंकिंग 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु का है, जो शीर्ष 250 में स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। IISc बेंगलुरु ने भी 2017 के पश्चात पहली बार शीर्ष 250 में स्थान बनाया है। भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले पहले भारतीय विश्वविद्यालय क्रमशः अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस है, जिन्हें 500-600 के बीच रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ IISc बेंगलुरु 201 से 250 रैंकिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी 501 से 600, जामिया मिलिया इस्लामिया 501 से 600, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 501 से 600, सुलीनी यूनिवर्सिटी 501 से 600, अलगप्पा यूनिवर्सिटी 601 से 800 और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी 601 से 800, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी 601 से 800 और भारतीय यूनिवर्सिटी भी 601 से 800, IIT गुवाहाटी भी 601 से 800। टाइम्स की वर्ष 2024 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जिन 1904 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निर्धारित की गई है, उनमें 91 विश्वविद्यालयों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। चीन के 86 विश्वविद्यालय इस सूची में हैं। इस सूची में सर्वाधिक 169 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित 11-12 जुलाई 2023 को विल्नियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय, बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29-30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। 1949 में स्थापित नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है तथा वर्तमान महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर कनाडा में 12 जुलाई 2023 को हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FASRB मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह APG की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात UAE प्रथम अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह APG में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRB और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल, वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। यूके CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बन गया। CPTPP 8 मार्च 2018 को सेंटियागो चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश UK सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रूप में प्रस्तावित किया गया था जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया। फिर शेष बचे 11 देशों को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। उसके बाद से यह समझौता CPTPP के नाम से जाना जाता है। CPTPP वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता था। UK के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब 15% तक बढ़ सकता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा समानता और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों के बीच भारत 20 स्थानों के सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में इस सूचकांक में भारत 15 देशों में 87वें स्थान पर था। आर्थिक मंच ETI देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित करने की उनकी तत्परता के आधार पर बेंचमार्क करता है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर 70वें एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति दिखा रहे हैं। चीन और इंडोनेशिया के साथ भारत उन 55 देशों में शामिल है जिन्होंने एक दशक में अपने ETR स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। ETI में स्वीडन एक बार शीर्ष पर है।
उसके बाद डेनमार्क और नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है। इनमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे पिछले एक दशक से शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में आइसलैंड छठें, फ्रांस 7वें, ऑस्ट्रिया 8वें, नीदरलैंड 9वें और एस्टोनिया 10वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देशों में जर्मनी 11वें, अमेरिका 12वें और यूके 13वें स्थान पर है। सूचकांक में भारत का ETI स्कोर 54.3 है और वह 67वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है, जो इस प्रकार है। चीन 17 रैंक, 66 श्रीलंका, 97 नेपाल, 107 पाकिस्तान, 113 बांग्लादेश। सूचकांक में शामिल निम्नतम स्कोर वाले 5 देश हैं: 120 यमन, 119 कांगो गणराज्य, 118 तंजानिया और 117 जाम्बिया, 116 जिम्बाब्वे। यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ।